डियर स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आज हम करेंगे संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण यूनेस्को। अर्थात हम संयुक्त राष्ट्र के जो विशिष्ट अभिकरण हैं उनमें से यूनेस्को एक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशिष्ट अभिकरण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने तथा विश्व के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में सर्वाधिक सफलता यूनेस्को को प्राप्त हुई है। इसकी स्थापना 1 नवंबर से 16 नवंबर 1945 तक हुए एक सम्मेलन के फलस्वरूप हुई। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंग्लैंड तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस संगठन के संविधान का निर्माण किया और 4 नवंबर 1945 को इसकी विधिवत स्थापना हुई। आरंभ में केवल 20 राज्य इसके सदस्य थे, परंतु अब ये सदस्य संख्या 180 से ऊपर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य यूनेस्को का सदस्य बन सकता है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसे राष्ट्रों की सदस्यता हेतु कार्यकारिणी मंडल अर्थात एग्जीक्यूटिव बोर्ड की सिफारिश पर यूनेस्को की सामान्य सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए। अर्थात आप ये देख रहे हो कि हमने ये भी देखा था कि यूएन की स्थापना भी विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से हुई थी और इसी प्रकार से इसकी स्थापना भी 1 नवंबर से 16 नवंबर 1945 तक हुए एक सम्मेलन के फलस्वरूप हुई और इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंग्लैंड तथा जो फ्रांस की सरकारें थीं उनके प्रतिनिधियों ने इस संगठन के संविधान का निर्माण किया और आरंभ में जो 20 राज्य थे वो इसके सदस्य थे और विधिवत स्थापना इसकी 4 नवंबर 1945 को कर दी गई थी। हम बात करते हैं इसके उद्देश्य तथा सिद्धांत की। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को के संविधान में इसके उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया है। इसके संविधान की भूमिका में लिखा है कि चूंकि युद्ध पहले मनुष्यों के मस्तिष्कों में पैदा होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शांति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विवाद होते हैं वो मनुष्य के दिमाग से उत्पन्न होते हैं और इसीलिए शांति भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही जन्म लेती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य के जो मस्तिष्क हैं उनमें इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था पैदा करनी चाहिए ताकि वो शांति की तरफ बढ़ सके और विवादों की तरफ वो ना जाए। राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से न्याय, कानून के शासन, मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सभी लोगों में आदर की भावना उत्पन्न करना है। इन महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यूनेस्को विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग की वृद्धि करता है। यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मानव जाति के समस्त इतिहास में एक दूसरे के जीवन और ढंग के संबंध में अज्ञान सामान्यतः मानव के बीच संदेह और अविश्वास को जन्म देता है तथा इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप ही युद्ध होते हैं। शासकों के द्वारा किए गए राजनीतिक तथा आर्थिक समझौतों की शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात जो शासक राजनीतिक और आर्थिक समझौते करते हैं वो समझौते शांति की स्थापना के लिए हम उनको पर्याप्त नहीं मानते, बल्कि स्थायी शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मानव जाति की बौद्धिक तथा नैतिक भावना को दृढ़ता के आधार पर निर्मित किया जाए। यूनेस्को द्वारा प्राप्त की जाने वाली शांति सेनाओं एवं आर्थिक समझौतों की शांति नहीं है, बल्कि वह मस्तिष्क है और हृदय की शांति है। यूनेस्को का उद्देश्य शांति और सुरक्षा के लिए योगदान करना है, जिसकी प्राप्ति हेतु शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के द्वारा राष्ट्रों के बीच निकटता की भावना का निर्माण करने में सहायक होती है। इसके द्वारा शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान और मैत्री को प्रबल समर्थन मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनेस्को
यूनेस्को का गठन। यूनेस्को का जब हम गठन कर रहे हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यूनेस्को के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं। तो यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सामान्य सभा, जनरल कॉन्फ्रेंस। दूसरे नंबर पर है कार्यकारिणी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तथा तीसरे नंबर पर आता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य सभा की। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य जो राज्य होते हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सभी की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होती है। सभा यूनेस्को की नीति, कार्यक्रम तथा बजट निश्चित करती है। इस सभा के अधिवेशन विश्व की महत्वपूर्ण शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं मानसिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए एक मंच का काम करते हैं। यह संपूर्ण विश्व के लिए मानसिक कार्यकर्ताओं की संसद के रूप में कार्य करती है। कार्यकारिणी मंडल के सदस्यों तथा सचिवालय के महानिर्देशक, डायरेक्टर जनरल का चुनाव भी सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है। हम बात करते हैं कार्यकारिणी मंडल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। कार्यकारिणी मंडल में इस समय 30 सदस्य हैं और जिनका चुनाव सामान्य सभा के द्वारा किया जाता है। इसकी भी वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी अनिवार्य है। इस मंडल का मुख्य कार्य क्या है? इस मंडल का मुख्य कार्य सामान्य सभा द्वारा निर्धारित नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। कार्यकारिणी मंडल यूनेस्को की सर्वोच्च सत्ता अर्थात सामान्य सभा तथा महानिर्देशक के लिए मार्गदर्शन तथा उनके बीच कड़ी का कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। यूनेस्को का तीसरा अंग सचिवालय है, जिसे प्राय विशेषज्ञों का आगार, हाउस ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है। इसका प्रमुख अधिकारी महानिर्देशक होता है। इसका मुख्य कार्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में है और इसमें 1000 के करीब लगभग जो कर्मचारी होते हैं वो कार्य करते हैं। महानिर्देशक की नियुक्ति सामान्य सभा के द्वारा कार्यकारिणी मंडल की सिफारिश पर की जाती है। उसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। उसे पुनः भी निर्वाचित किया जा सकता है। सचिवालय 6 विभागों में विभक्त है: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक शिक्षा तथा प्रचार के साधन एवं प्राविधिक सहायता विभाग। यूनेस्को के अपने कार्यों को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसके 6 मुख्य अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य विभागों का भी गठन किया है। और वे कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान संघ, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। दूसरे नंबर पर है दर्शन और मानवतावादी अध्ययन की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फिलोसफी एंड ह्यूमनिस्टिक स्टडी। तीसरे नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। चौथे नंबर पर है तुलनात्मक विधि की अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ कंपैरेटिव लॉ। और 5वें नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद, इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल। अब हम बात करते हैं इसकी सदस्यता की अर्थात मेंबरशिप की, कि यूनेस्को के मेंबर कोई भी राज्य किस प्रकार से बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य यूनेस्को का सदस्य बन सकता है। जो राज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं वे भी यूनेस्को की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, परंतु राज्यों की सदस्यता के लिए कार्यकारिणी मंडल की सिफारिश पर सामान्य सदस्यों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, तभी वो राज्य यूनेस्को का सदस्य राज्य बन सकता है। हम बात करते हैं यूनेस्को के कार्य एवं उपलब्धियों के बारे में। फंक्शंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का लक्ष्य शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना है। इसका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है और यह संगठन विविध प्रकार के कार्य करता है। इसके कार्यक्षेत्र की व्यापकता पर रोचक ढंग से प्रकाश डालते हुए ईगल्टन ने कहा है कि यूनेस्को के कार्यकलाप का विस्तार अत्यंत व्यापक है। यह राष्ट्रों के बीच
ऐसे तनावों के कारणों का अध्ययन कर सकता है जो शांति को खतरे में डालते हों, अथवा नाभिकीय भौतिक शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, अथवा युगोस्लाविया की किसी छोटी सी चर्च की रंगीन चित्रकारी के नष्ट होने के उपायों पर विचार कर सकता है। तो यूनेस्को के कार्यों को मुख्य रूप से दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर आता है सामान्य कार्य और दूसरे नंबर पर आते हैं विशेष कार्य। सामान्य कार्य की श्रेणी के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो सभी सदस्य राज्यों से संबंध रखते हैं और जो इस संस्था के अंतर्गत कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं और जो लगातार व नियमित रूप से किए जाते हैं। हम सामान्य कार्य की बात करें तो सामान्य कार्यों में यूनेस्को के सामान्य कार्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, टू मेक इंटरनेशनल अलायंसेस। कुछ निश्चित क्षेत्रों के व्यवहार की एक रूपता लाने के लिए सदस्य राज्यों के मध्य समझौते कराना। उदाहरण के लिए 1952 में स्वीकृत सर्वव्यापी प्रतिलिप्याधिकार समझौता, जैसे कि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, जिसे कहते हैं, लेखकों, कलाकारों आदि के अधिकारों की रक्षा करता है। उसने युद्धों के दौरान सांस्कृतिक संपत्ति आदि के अधिकारों की रक्षा के लिए समझौते कराए हैं। इन समझौतों के अनुसार युद्ध के समय ऐतिहासिक स्मारकों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण भवनों व कृतियों की सुरक्षा की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है राष्ट्रीय आयोगों का विकास, ग्रोथ ऑफ नेशनल कमीशन। राष्ट्रीय आयोगों की स्थापना के लिए न केवल प्रेरणा बल्कि आर्थिक सहायता भी देना इसका कार्य है। इस संबंध में यूनेस्को शासकों के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आता है विशेषज्ञों में सहयोग का विकास, डेवलपमेंट इन कोऑपरेशन ऑफ एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञों का सहयोग पाने का प्रयास करना तथा विशेषज्ञों में सहयोग की भावना विकसित करना। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ, चिकित्सा विज्ञान संघ आदि की स्थापना को प्रोत्साहन देना। और चौथे नंबर पर आता है लेखन कार्यों से संबंधित सेवाएं, सर्विसेज रिलेटेड टू रिटन वर्क। सदस्य राज्य की शिक्षा पद्धतियों से संबंधित सामग्री एकत्रित करना, ग्रंथ सूचियां व निर्देशिकाएं बनाना और रिपोर्ट करना तथा ऐसे कार्य विज्ञान के क्षेत्र में भी करना कि ग्रंथ सूचियां, निर्देशिकाएं और रिपोर्ट उच्च अध्ययन तथा शोध के लिए भी सहायक होती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं विशेष कार्य, स्पेशल फंक्शंस। अगर हम विशेष कार्यों की बात करें तो यूनेस्को के विशिष्ट कार्यों में जो कार्य हैं, जैसे शिक्षा संबंधी कार्य, विज्ञान की उन्नति से संबंधित कार्य तथा सांस्कृतिक कार्य, ये इसके विशेष कार्यों में शामिल हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर शिक्षा संबंधी कार्य की, एजुकेशनल फंक्शंस। यूनेस्को के शिक्षा संबंधी कार्यों में 3 बातें शामिल हैं: शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। शिक्षा का विस्तार, शिक्षा की उन्नति और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, इसका तात्पर्य है किस कार्यक्रम में शिक्षा के विस्तार तथा बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा का विस्तार और बुनियादी शिक्षा, जो हमारे बचपन से जो बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी होती है, जो बच्चों की शिक्षा की नींव होती है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात यहाँ पर की गई है। बुनियादी शिक्षा से जो हम अभिप्राय मानते हैं वो है सामुदायिक विकास की उस शिक्षा से जो जनसाधारण के स्वास्थ्य, भोजन, फलों और जीवन स्तर सुधारने के लिए दी जाती है। अर्थात जिस शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके, भोजन पर ध्यान दे सके, जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो शिक्षा उसे दी जाए। यूनेस्को ने जन शिक्षा यानी मास एजुकेशन पर बहुत बल दिया। इसका ये एक पवित्र ध्येय है कि सभी लोगों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए यूनेस्को ने कई देशों को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान की है।
इसके द्वारा 2 क्षेत्रीय बुनियादी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका ध्येय या जिनका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देना है। ऐसा पहला केंद्र पाटंकुआरो, जो कि मैक्सिको में है, सन 1951 में खोला गया था और दूसरा सन 1953 में सर्स एल लियान, जो कि मिस्र में है, खोला गया था। इन शिक्षा केंद्रों द्वारा जो शैक्षणिक सामग्री तैयार की गई है वे सभी देशों को उपलब्ध है। भारत में भी यूनेस्को की सहायता से अनेक योजनाएं चल रही हैं। जामिया मिलिया दिल्ली ने यूनेस्को के सहयोग से प्रौढ़ शिक्षा का भी विकास किया है और तत्संबंधी अनुसंधान एवं साहित्य प्रकाशन का काम किया है। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार के लिए पुस्तकालयों और वाचनालयों की भी स्थापना की है। इस प्रकार का पहला पुस्तकालय दिल्ली यानी भारत में खोला गया है। दूसरा वाचनालय मेडलिन यानी कोलंबिया में खोला गया है और इसी प्रकार के कई अन्य वाचनालय दक्षिण पूर्वी एशिया तथा अफ्रीका में भी स्थापित किए गए हैं। यूनेस्को ने शिक्षा तथा विज्ञान से संबंधित संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे कि वे अपना कार्य भली भांति कर सकें। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो उदाहरण हैं वो हैं माध्यमिक शाला शिक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विज्ञान संघ, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ एवं तुलनात्मक विधि की अंतर्राष्ट्रीय समिति इत्यादि। हम बात कर रहे हैं कि यूनेस्को ने शिक्षा और विज्ञान से संबंधित जो संगठन हैं उनको जो आर्थिक सहायता प्रदान की है, और वो आर्थिक सहायता किस लिए प्रदान की है, ताकि वे अपने कार्य को भली भांति पूरा कर सकें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं उनके नाम हमने अभी जो लिए वो कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल म्यूजिक काउंसिल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, इंटरनेशनल सोशलॉजिकल एसोसिएशन तथा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ कंपैरेटिव लॉ। इसके अतिरिक्त यूनेस्को द्वारा दी गई सहायता से वे समय समय पर सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, यानी यूनेस्को के द्वारा समय समय पर सम्मेलनों और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। ऐसे सम्मेलनों में विश्व के शिक्षा विशेषज्ञ इकट्ठे होते हैं। वे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं तथा सदस्य राज्यों को अपनी सिफारिशें पेश करते हैं। ऐसे सम्मेलन का भारत, कनाडा, स्वीडन, बेल्जियम, ब्राज़ील तथा बर्मा आदि देशों में आयोजन हो चुका है। इनमें से चर्चित विषय थे इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन, ग्रामीण शिक्षा तथा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं इत्यादि। यूनेस्को नेत्रहीन लोगों को ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य करती है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, इसके विशेष कार्य जो हैं वो है विज्ञान, साइंस। यूनेस्को का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है विज्ञान का विकास। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना आजकल है और इसी कड़ी में यूनेस्को का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है विज्ञान का विकास करना। इसने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया है। इसके द्वारा समय समय पर विश्व भर के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसने रेगिस्तानों को उपजाऊ बनाने के संबंध में अनुसंधान किया है और मरुस्थल भूमि के प्रसार को रोकने के लिए भी प्रयत्न किए हैं। विभिन्न देशों में स्थापित किए गए मरुस्थल पर अनुसंधान केंद्रों को यूनेस्को प्रोत्साहन एवं सहायता दे रहा है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने विभिन्न देशों में सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थापित करने के कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए भी विशेषज्ञ भेजे हैं। इसने जाति पर शोध करवाकर विभिन्न भाषाओं में जातिवाद के विरुद्ध साहित्य को
प्रकाशित करवाया है, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि एक जाति को दूसरी जाति से उच्च मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। भारत में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के मूल कारणों का भी यूनेस्को ने प्रोफेसर मर्फी से अध्ययन करवाया है। अर्थात यूनेस्को के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनमें जो विज्ञान के विस्तार की बात की गई है, और विज्ञान ने क्या किया है, रूढ़िवादिता को खत्म किया है, कास्टिज्म को खत्म करने की बात की है, और इसी प्रकार से जो विज्ञान है वो तरह तरह से लोगों के जीवन में उत्साह भरने का कार्य करता है और उन्हें नई दिशा देने का भी कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आता है संस्कृति, कल्चर। यूनेस्को मानव जाति की संस्कृति विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील है। विभिन्न कलाओं के संबंध में समय समय पर सम्मेलनों तथा विचार गोष्ठियों को आयोजित किया जाता है, जिनके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। यूनेस्को कलाकारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। यह सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देता है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करता है और चलती फिरती कला प्रदर्शनियों को प्रोत्साहन देता है। संग्रहालय को लोकप्रिय बनाने के लिए इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया है और इस संबंध में ये अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में म्यूजियम नामक पत्रिका भी निकाल रहा है। इसी प्रकार जब आसमान बंद के निर्माण के परिणाम स्वरूप नूबिया के प्राचीन स्मारकों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया था, तो उनकी रक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया गया था। यूनेस्को के संस्कृति संबंधी कार्यों में भारत, कोलंबिया का भारी योगदान रहा है। इनमें सबसे प्राचीन दिल्ली का सार्वजनिक पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय नवसाक्षरों तथा अंधों के लिए भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। यूनेस्को ने मानव जाति का वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक इतिहास प्रकाशित किया है। चौथे नंबर पर आता है जनसाधारण, मास कम्युनिकेशन। यूनेस्को ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसाधारण पर अत्यधिक ध्यान दिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों के विद्वानों को दूसरे देशों में भेजा जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार विश्व के दूरस्थ देशों के वैज्ञानिकों तथा विद्वानों का पारस्परिक संपर्क हो जाता है। यूनेस्को ने जनसंपर्क के साधनों जैसे कि प्रेस है, रेडियो, टेलीविज़न, इनके विस्तार के लिए भी काफ़ी प्रयत्न किया है, क्योंकि मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच एक दूसरे को समझने की भावना विकसित करने के ये शक्तिशाली साधन है। यूनेस्को ने सन 1957 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया है। 5वें नंबर पर आता है विद्वानों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ स्कॉलर्स। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को सदस्य राज्यों के विद्वानों का आदान प्रदान करता है। यूथ ट्रैवल ग्रांट स्कीम के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के भ्रमण पर होने वाले खर्च को संगठन द्वारा पूरा किया जाता है। यूनेस्को ने इस संबंध में बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां तथा उपहार दिए हैं। हम बात करते हैं फुटकर कार्यों की, जो कि कार्य सामान्य कार्यों से और विशेष कार्यों से बच जाते हैं। उनकी जो मुख्य कार्यों के अतिरिक्त यूनेस्को के द्वारा कुछ फुटकर कार्य भी किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पर फुटकर कार्यों में आता है कि सन 1952 के यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के माध्यम से लेखकों एवं कलाकारों के हितों की रक्षा करने का, अर्थात यूनेस्को ने कॉपीराइट के माध्यम से लेखकों और कलाकारों के हितों की रक्षा की है। दूसरे नंबर पर आता है यूनेस्को आगामी विकास योजना पायलट प्रोजेक्ट द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। और तीसरे नंबर पर आता है कि यूनेस्को ने कई विकसित देशों जैसे कि अमेरिका तथा कनाडा आदि की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा धन इकट्ठा करके विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से यूनेस्को के कुछ सामान्य कार्य हैं, कुछ उसके विशेष कार्य हैं और कुछ उसके फुटकर कार्य हैं। हम बात करें उसके सामान्य कार्यों की,
तो सामान्य कार्यों में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना, राष्ट्रीय आयोगों का विकास, विशेषज्ञों में सहयोग का विकास और लेखन कार्यों से संबंधित सेवाएं। जो इसके विशेष कार्य थे, स्पेशल फंक्शंस थे, उनमें शिक्षा संबंधी कार्य, विज्ञान, संस्कृति, जनसाधारण, विद्वानों का आदान प्रदान इत्यादि कार्य शामिल हैं। और फुटकर कार्यों में हमने देखा कि यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के माध्यम से लेखकों और कलाकारों के हितों की रक्षा करना, आगामी विकास योजना के द्वारा किए गए अनुसंधानों के आधार पर विभिन्न देशों के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना तथा विकसित देशों की जो समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा धन इकट्ठा करके विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। हमने जो कार्य किए उन कार्यों के माध्यम से हम इसका मूल्यांकन करेंगे। यूनेस्को का मूल्यांकन, एवल्यूएशन ऑफ यूनेस्को। निसंदेह यूनेस्को मानव कल्याण के लिए एक अत्यंत लाभकारी एवं उपयोगी संस्था है, तथापि इसमें अनेक त्रुटियां एवं कमजोरी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनेस्को की पहली कमजोरी, जो कि है इसके अत्यधिक उच्च आदर्श। इसकी प्रस्तावना में मानव मस्तिष्कों में शांति के सुरक्षित गढ़ निर्मित करने जैसे उच्च आदर्श अभिव्यक्त किए गए हैं। जब हमने इसके उद्देश्यों की बात की थी तो हमने कहा था कि जो मानव मस्तिष्क हैं उन्हीं में युद्धों का जन्म होता है और उन्हीं में ही शांति जन्म लेती है। तो जिसके उच्च आदर्श हैं वो है मानव मस्तिष्कों में शांति के सुरक्षित गढ़ बनाना। ऐसे आदर्श कल्पना जगत में ही शोभा देते हैं, व्यवहार में उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में चार्ल्स पी स्लेचर ने ठीक कहा है कि उन साधनों को निश्चित करना कठिन है और उन्हें लागू करना तो और भी कठिन है जिनके द्वारा मनुष्यों के मस्तिष्कों में सुरक्षा गढ़ निर्मित किए जा सकें, और यही यूनेस्को की कठिनाई का सबसे बड़ा कारण है। हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, और वो है यूनेस्को का दूसरा दोष इसके संविधान की अस्पष्टता है। संविधान में इस संस्था के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव जाति का सामान्य कल्याण बतलाए गए हैं। अच्छा ये होता कि इसके विशिष्ट उद्देश्य रखे गए होते, क्योंकि ये उद्देश्य जो हैं वो सामान्य नहीं हैं बल्कि ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, यूनेस्को को सदस्य राज्यों से उतना सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जितनी की इसको आशा थी, अर्थात जिसने इसने आशा की थी। तो बहुत थोड़े राज्यों में यूनेस्को द्वारा तय किए गए समझौतों का अनुसमर्थन किया है। ऐसे राज्यों की संख्या बहुत कम है जो यूनेस्को द्वारा संगठित विचार गोष्ठियों के उपरांत उनमें निश्चित किए गए कार्यक्रम के संबंध में आगे कार्रवाई करते हैं। चौथे नंबर पर आता है यूनेस्को की चौथी कमजोरी, इसके पास आर्थिक साधनों का अभाव है। उसके विशाल कार्यक्रम को देखते हुए उसका बजट अपर्याप्त है, और इस संबंध में सामान्य सभा के चौथे अधिवेशन में ईरान के प्रतिनिधि डॉक्टर अली अकबर सियासी ने ठीक ही कहा था कि हमारे उद्देश्य सीमित नहीं है परंतु हमारे साधन सीमित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम हाथियों के पक्षियों के पिंजरे में बंद कर रहे हों, यानी हाथियों को हम छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही यूनेस्को प्राप्त धनराशि का उचित प्रयोग भी नहीं करता। इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि संस्था का प्रशासकीय व्यय जरूरत से अधिक बढ़ गया है। 5वें नंबर पर आता है कि कुछ वर्ष पहले समाप्त जो शीत युद्ध था, कि जो अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, जो कि समाप्त हो गया था, उसने भी यूनेस्को की सफलता के मार्ग में वो लंबे समय तक बाधक बना रहा। और लास्ट में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का भी यूनेस्को पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यूनेस्को की सामान्य सभा में वाद विवाद शाब्दिक प्रतीत होता है, मानो शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों की धारणा निर्माण की ओर ना होकर विघटन की ओर बढ़ रही है। हम बात करते हैं अब निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। यूनेस्को के सचिवालय में एशिया और अफ्रीका के देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसमें अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप को अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। परंतु इन त्रुटियों और कमजोरियों के बावजूद भी यूनेस्को ने महत्वपूर्ण तथा सराहनीय काम किया है। इसने जातीय भेदभाव की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है।
यूनेस्को ने बुनियादी शिक्षा की ओर राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफलता पाई है। यूनेस्को की सामान्य सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूनेस्को के महत्व पर बोलते हुए कहा था कि महाग्रंथों के अनुवाद तथा कलाकृतियों के प्रकाशन द्वारा और संसार के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का विनिमय करके यूनेस्को संस्कृति के प्रसार का जो कार्य कर रहा है वह राष्ट्रों में सद्भावना विकसित करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धतियों में से एक है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि यूनेस्को ने विश्व में शांति की स्थापना व मानवता के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्तमान के में इसकी सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है और ये 188 और अभी भी और बढ़ रही है। स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हमने इसके उद्देश्यों की बात की, संगठन की बात की और कार्यों की बात की। यूनेस्को फुल फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताया, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस पर आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे और वो क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को के उद्देश्यों, संगठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।